गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 हमने लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको सेंड किया था तो चैप्टर फर्स्ट सेंड किया था, है ना। तो चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक सेंड हुए थे आपके प्लोइंग तक, है ना। प्लोज, होई, हमने इसके बारे में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर में उसका क्या यूज़ है, प्लो से हम क्या क्या करते हैं। तो हमने अब तक पढ़ा था कि प्लोइंग वाली प्रोसेस से हम टिलिंग वगैरह से क्या करते हैं, लेवल करते हैं एक तो सॉइल को, और दूसरा उसको क्या करते हैं, टिलिंग करते हैं उसकी। मीन्स विद द हेल्प ऑफ प्लो हम सॉइल को मिक्स करते हैं अच्छे से और देन उसको लेवलिंग करते हैं उसकी, है ना। लेवल बनाते हैं एक, जिससे कि हमारी ज़मीन उबड़ खाबड़ ना हो। उसमें अगर कोई मोटा पत्थर वत्थर है जो ग्रोथ के लिए प्लांट क्रॉप्स की हानिकारक है तो उसको हम बाहर निकालते हैं, है ना। सेकेंड प्रोसेस होता है आपका सोइंग। सोइंग मीन्स होता है कि किसी भी जैसे टूल है, टूल की हेल्प से हमें क्या करना कि अब तो देखो ट्रैक्टर वगैरह की हेल्प से भी होता है ये। ट्रैक्टर वगैरह की हेल्प से आजकल के दिनों में ट्रैक्टर से ही करते हैं। वैसे पहले प्लो को भी यूज़ किया जाता था इसके लिए, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो सीड्स हैं जिससे क्रॉप हमारी ग्रोथ करेगी, उसको जितनी बड़ी फील्ड, चाहे कितनी भी बड़ी फील्ड हो, उसमें हम क्या करते हैं, डालते हैं, ठीक है। तो इस जिससे क्या हो कि अब एक एक बीज को लेके हम नीचे मिट्टी में तो दबाएंगे नहीं, ऐसे तो टाइम भी बहुत लगेगा और इंसान थक भी जाएगा, है ना, हो नहीं पाएगा ऐसे तो क्या करते हैं हम, पहले तो लोग खुद भी क्या करते थे, कंधे पे अपने एक थैला लिया, उसमें बीज लिए और मतलब क्या करते थे, दूर दूर हाथ से फेंकते थे, दूर दूर, है ना। जिससे क्या हो कि बीज जहाँ पर भी गिरे वहाँ से क्या होगा, मतलब उग जाएगी क्रॉप हमारी। तो आजकल हम ट्रैक्टर की हेल्प से भी करते हैं इसको। तो सोइंग क्या होता है कि बीजों को फैलाना, किसमें, धरती पे उसकी फसल की कल्टीवेशन होने के लिए, ग्रोथ होने के लिए, ठीक है। तो सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का भाई जब बीज ही नहीं डलेगा तो कैसे क्रॉप होगी, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ही तो। लेकिन सोइंग से पहले हम क्या करते हैं, एक अच्छा साफ सीड, हम सीड की वैरायटी ढूंढते हैं, ठीक है। फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। ऐसे किसान जो होते हैं वो ऐसे बीजों को ढूंढते हैं जिससे अच्छी फसल हो हमारी, है। तो सिलेक्शन ऑफ सीड हमें कैसे करते हैं, सिलेक्शन ऑफ सीड। वन डे आई सो माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. क्या कह रही है पहली कि एक दिन मैंने अपनी मम्मी को देखा कि वो एक उसमें चीज़ में कुछ सीड के सीड्स मीन्स बीज, कुछ बीज डाल रही थी और उन्होंने उस बीजों को डालने के बाद उसमें पानी डाला तो कुछ टाइम बाद, कुछ मिनट बाद क्या हुआ, जो बीज हैं, कुछ बीज उसमें से ऊपर की तरफ तैरने लगे पानी पर। तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, मतलब सीड का सिलेक्शन करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। सीड का सिलेक्शन करने के लिए क्या करते हैं, एक बीकर लेंगे और उसे फिल हाफ ऑफ इट, है ना, बीकर को पानी से भर लेंगे आधा। पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टीर वेल। हम उसमें क्या करेंगे, कुछ गेहूं के दाने हम उसमें मिला लेते हैं और उसे अच्छे से मिला देंगे और कुछ देर के लिए हम इंतजार करेंगे। Are there seeds which float on water? क्या वहाँ पे आपको कुछ seeds पानी पर तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं? Would those be lighter or heavier than those which sink? कौन उनसे, मतलब वो हल्के होंगे उनसे जो भीगे हुए नीचे ही बैठ गए हैं बीकर में, या उनसे हल्के होंगे या भारी होंगे। Damaged seeds become hollow and are thus lighter. Therefore they float on water. तो जो हम क्या होता है कि जो हमारे बीज हैं, चाहे वो गेहूं के हों, चावल के हों या किसी भी सीड्स के हों, क्रॉप के हों, तो जो खराब हो जाते हैं, अंदर हो जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, अंदर से वो खाली हो जाते हैं, होलो मीन्स छेद हो जाता है उनमें। तो जब हम उनमें पानी डालते हैं तो वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं क्योंकि वो वेट में हल्के हो जाते हैं, ठीक है। तो वो पानी पर ऊपर तैरने लगते हैं और जो अच्छे सीड्स होते हैं वो नीचे ही बैठ जाते हैं। दिस इज अ गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है सिलेक्शन करने का, अच्छे और हेल्दी सीड्स का और साफ सीड्स का, और जो खराब हैं उन्हें निकालने का। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। अब
देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है सोइंग करने से पहले कि अच्छे सीड्स का सिलेक्शन करना, हेल्दी सीड्स का। और दूसरा क्या है, ट्रेडिशनल टूल, कौन से टूल्स हमारे यूज होते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए किसे, बीजों को। द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक फनल लाइक एक फनल शेप की एक टूल होती है, उसे यूज करते हैं। द सीड्स आर फिलिंग इनटू द फनल पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। ठीक है, क्या होता है कि हम देख सकते हैं किसमें, फिगर 1.2 में ये देखिए, ये 1.2 फिगर है, ये सीड ड्रिल है, ये सीड को ड्रिल कर रहे हैं। ड्रिल मीन्स आपने देखा होगा कील को ड्रिल करना दीवार में, मतलब इसमें क्या हो रहा है, सीड को ड्रिल कर रहे हैं धरती के अंदर, सॉइल के अंदर। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होता है, इसमें पहले एक फनल होती है और फिर वो फनल जो होती है वो 2 या 3 पाइप्स में खुल रही होती है। ठीक है, उसके मतलब 2 या 3 पाइप्स होते हैं। जैसे यहां से ऊपर से देखो, ये आ रही है आपकी एक फनल आ रही है। ठीक है, ये फनल यहाँ पर 3-4 पाइप्स में खुली हुई है, ये देखो। ठीक है, तो इनके थ्रू क्या होता है, ये जो है ये तो जो सॉइल है उसको छेद कर रहे हैं उसमें, है ना। और इन पाइप से, इस फनल में हमने बीज डाल दिए और इन पाइप से क्या हुआ, वो बीज अंदर चले गए, जो छेद होते जा रहे हैं, जो गड्ढे हो रहे हैं उनमें। तो इससे क्या होता है, ये शार्प होते हैं एंड्स जो होते हैं इनके, तो इनसे क्या होता है कि सॉइल में डायरेक्ट सीड अंदर चला जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, सीड ड्रिल। अब क्या है कि नाउ डेज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। अब इसको क्या करते हैं, जो ये सीड ड्रिल है इसे ट्रैक्टर में लगा देते हैं पीछे। देखो आपको मैं फिगर में दिखाती हूँ, ये देखिए, इसे सीड ड्रिल को ट्रैक्टर में पीछे लगा देते हैं और ट्रैक्टर को इंसान चलाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उसकी हेल्प से क्या होता है, पहले सारी जो सॉइल है उसमें छेद कर दिए जाते हैं, मतलब ड्रिल कर दी जाती है पूरी सॉइल को। दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। तो इससे क्या होता है कि जो सीड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस में, सेम है ना, इक्वल डिस्टेंस में और डेप्थ और इक्वल ही गहराई में उगेंगे, मतलब बोए जाएंगे। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और इससे ये भी इंश्योर हो जाता है कि जो सीड धरती के अंदर गए हैं वो सीड उसमें गिरने के बाद, सॉइल में, मिट्टी में गिरने के बाद मिट्टी से ही कवर हो जाते हैं। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। इससे क्या होता है कि जो सीड मतलब मिट्टी में हमने डाले हैं वो, क्योंकि प्रॉपर तरीके से मिट्टी के अंदर भी चले गए, कवर्ड हो गए और सेम डिस्टेंस और डेप्थ पे है सारे, तो उससे क्या होगा, चिड़िया भी उन्हें खा नहीं पाएगी, कोई भी बर्ड लाइक एनिमल उन्हें खा नहीं पाएगा। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। इसके सीड ड्रिल की हेल्प से क्या होता है, टाइम भी सेव होता है और मजदूरी भी सेव होती है, मतलब मेहनत भी कम होती है। और जो हमें 2-3 मजदूर लगा के काम करना पड़ेगा वो एक ट्रैक्टर के थ्रू एक ही बंदा कर सकता है। देयर इज अ नर्सरी नियर बाय एन स्कूल। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर कैप्ट इन स्मॉल बैग्स। व्हाई आर दे कैप्ट लाइक दिस? स्कूल के पास भुजू ने एक नर्सरी देखी, नर्सरी मीन्स जहाँ पर प्लांट्स होते हैं बहुत सारे। उसने देखा कि उन्होंने छोटे छोटे प्लांट्स को बैग्स में टाइट करके बंद कर रखा है, तो ऐसा क्यों कर रखा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, पहली कहती है सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स they are transplanted into the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. पहली क्या कह रही है कि जो पैडी की जो फसल करी जाती है तो उसमें क्या होता है, पहले उसे नर्सरी में, मतलब नर्सरी पर थोड़ा छोटा, मतलब सीडलिंग तक उसको ग्रो कराया जाता है और फिर उसको फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, फ्लावर के भी कुछ और फॉरेस्ट प्लांट्स भी होते हैं जिन्हें पहले नर्सरी में उगाया जाता है, फिर जब वो थोड़े थोड़े से उग जाते हैं तब उनको सीडलिंग तक, मतलब जब उसके बीजों में, जैसे आपने देखा हो कि अगर हम चने घर में भिगा दें तो 2-3 दिन बाद अगर वो उन्हें हम मॉइस्ट प्लेस पर रखें कपड़े में बांध के, तो उसमें कुछ आ जाता है ना, एक बडिंग टाइप आ जाती है। तो तब ऐसे ही कुछ प्लांट्स में जब कुछ इस तरीके से उगना शुरू हो जाए तब उनको हम फील्ड में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. At times a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. अब क्या होता है कि इस सीड ड्रिलिंग के थ्रू क्या होता है कि जो प्लांट्स सीड्स हैं वो एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस और डेप्थ में जाते हैं, तो उसकी हेल्प से क्या होता है कि अगर कोई
किसी भी वजह से कोई सीड अगर कवर्ड होने से रह गया तो वो थोड़ा ख़राब हो सकता है, बाकी नहीं तो बाकी सभी प्लांट सॉइल से अच्छे से न्यूट्रिएंट्स गेन करके और अच्छा मतलब हेल्दी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ये क्लास 7th और 6th दोनों में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि हमें टाइम टू टाइम फार्मर्स को मैन्योर और फर्टिलाइजर्स सॉइल में ऐड करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्रॉप है या प्लांट है जो भी ग्रोथ कर रहा है वो क्या करता है कि सॉइल से न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर वगैरह गेन करता है। अब उन न्यूट्रिएंट्स में उसमें क्या होता है, मिनरल्स में वाटर भी होता है और कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ होती है ना। ऑक्सीजन तो खैर वो बाहर से लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है एयर में वो हम या प्लांट्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जो एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन होती है उसे डायरेक्ट गेन नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते। तो क्या करते हैं, जो सॉइल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरियम होता है, वो क्या करता है सॉइल में एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को लेता है और वो उसको यूजेबल बनाता है और फिर सॉइल में जो प्रेजेंट वाटर है उसको उसमें मिक्स कर देता है। उससे वो क्या होती है, सॉइल से वाटर के रूप में वाटर में मिक्स होकर नाइट्रोजन प्लांट और क्रॉप्स ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अदर न्यूट्रिएंट्स जो इसेंशियल हैं ग्रोथ के लिए प्लांट की या क्रॉप की, उन न्यूट्रिएंट्स को वो टाइम लेती रहती है सॉइल से, कौन, प्लांट्स और क्रॉप्स। तो सॉइल में ये चीज़ें कम ना हो इसलिए हमें टाइम टाइम पर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज भी होते हैं, डिकम्पोजिशन से भी मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो डिकम्पोजिशन प्लांट और एनिमल्स की वेस्ट के मतलब जो डिकम्पोज हो जाते हैं प्लांट्स, मतलब खराब हो जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा कई पत्तियां सूख के गिर जाती हैं, कोई गल के गिर जाती है, प्लांट ब्रांच है ना, पत्तियां वगैरह, और एनिमल का जो वेस्ट होता है उससे मिलकर क्या होता है, मैन्योर बनता है। ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को ओपन प्लेस में डिकम्पोज करते हैं इसको, और डिकम्पोजिशन होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे पैदा होते हैं, जहाँ पर जो ये वेस्ट मटेरियल होता है वहीं पर तो होते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज होता है और फिर उसको खाद के रूप में हम क्या, या मैन्योर के रूप में इसको हम क्या करते हैं, सॉइल में यूज़ करते हैं देने के लिए। तो ये बहुत अच्छी खाद बनती है जितनी ज़्यादा ऐसा होगा, है ना। तो इसे हम वर्मी कंपोस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। आगे आता है आपका 1.2 में है कि आप मूंग की दाल के बीज लीजिए और इन्हें जर्मिनेट कर दीजिए। तो 3 इक्वल साइज के सीड्स लेंगे आप, है ना, 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स लेंगे। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस, मतलब सिमिलर, बिल्कुल सेम साइज के सिमिलर वेसल्स के ग्लासेस लो और उन्हें मार्क कर दो ABC, 3 नाम रख दो तीनों ग्लासेस के। ए में लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड करो, थोड़ी सी सॉइल डालो, है ना, और उसके साथ क्या डालो आप, गाय का गोबर डाल दीजिए। ठीक है, ग्लास B में आप क्या करो, कुछ अमाउंट सॉइल का और इसमें यूरिया मिला दीजिए। ठीक है, और सेम अमाउंट में सॉइल में ग्लास 3 में सॉइल डालो और उसमें क्या, कुछ भी ऐड कर दो। ठीक है, कुछ भी आप पोर कर दो सेम, इन तीनों में सेम, मतलब अगर एक में 1 लीटर पानी डाल रहे हो या जितना भी डाल रहे हो, 1 गिलास पानी डाल रहे हो, आधा गिलास, तो तीनों में सेम पानी का लेवल डालो और अब इन्हें मतलब छोड़ दो। ठीक है, इन्हें सेफ प्लेस में रख दो और डेली इसमें पानी दो। तो 7 या 10 दिन के बाद आप देखोगे इसमें ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ उगना शुरू हो जाएगा। ये देखो, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, मतलब एक जैसे उगेंगे, मतलब लंबाई चौड़ाई इनकी सबकी एक होगी, या मतलब जितना पत्ती पहले ग्लास में उतनी दूसरे में होगी, तीसरे में भी उतनी होगी। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, किसमें अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी, किस वाले ग्लास में, है ना। तो इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट, और किसमें फास्ट होगी, तो जिसमें फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बहुत अच्छे केमिकल होते हैं, उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, वो डिफरेंट क्यों है मैन्योर से, फर्टिलाइजर्स, क्योंकि फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनते हैं और मैन्योर हम ऐसे ही बना देते हैं
ना। तो सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। तो ये हमने उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी जिसमें हमने यूरिया डाला था, ठीक है। The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy, maize. फार्मर्स की हेल्प भी करता है फर्टिलाइजर अच्छी व्हीट वगैरह की जो फसल है वो अच्छी लाने के लिए। बट द सॉइल लेस फर्टाइल, फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ये वाटर पॉल्यूशन का सोर्स भी है फर्टिलाइजर, है ना, क्योंकि देखो जो इसमें केमिकल्स तो मिले हुए ही है ना, तो जो भी फसल से पानी बहकर जाएगा, है ना, ऐसी फसल में अगर बारिश हो गई, मान लीजिए बारिश हो जाती है, तो सारा फर्टिलाइजर बह जाएगा बारिश के साथ और वो नदी नालों में जाएगा, तो उसमें तो केमिकल ही है ना, तो वो वाटर को पॉल्यूट कर देगा, नदी नालों के वाटर को पॉल्यूट कर देगा। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और ज्यादा दिनों तक ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन नहीं कर पाता। क्यों? जितना ज्यादा हम केमिकल यूज करेंगे उतना ज्यादा सॉइल खराब होती चली जाएगी दिन पर दिन, ज्यादा दिन फिर उपजाऊ नहीं रहेगी। वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। मतलब क्या करते हैं फिर हम ऐसी चीजों को रोकने के लिए, मतलब सॉइल खराब ना हो वो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो मैन्योर का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे जो घर में ही बनता है या फिर फार्मर्स खुद ही बना लेते हैं। और दूसरी हम क्या करते हैं कि जैसे 1 साल 2 साल हमने उसमें फसल उगा ली उस फील्ड में, फिर हम कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए, 1 साल के लिए हम उसे छोड़ देते हैं, उसमें कुछ नहीं उगाते, फिर तीसरे चौथे साल उगाते हैं उसमें कुछ भी, जिससे उसमें क्या है, रोटेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल्स टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इट रिप्लेनाइज द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो मैन्योर का यूज है, मैन्योर क्या करता है, इम्प्रूव करती है, फिर सॉइल को ठीक करती है, ठीक है, और उसकी वाटर को की कैपेसिटी भी ठीक करती है। तो ये क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स से फिर से रिच कर देती है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनाइजेशन द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन, ठीक है। क्रॉप रोटेशन क्या है, क्रॉप रोटेशन की हेल्प से भी हम क्या करते हैं, सॉइल को वापस से न्यूट्रिएंट्स रिच बनाते हैं। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली। क्या कि जैसे इस साल आपने अगर वीट उगाया है तो नेक्स्ट ईयर आप कुछ और उगाए, पैडी, मेज या कुछ भी राइस वगैरह, कोई दूसरी फसल करें। अर्लियर फार्मर्स इज इन नॉर्थन इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। मतलब वो क्या करते हैं, लेग्यूम्स मतलब दाल वगैरह उगा देते हैं एक सीजन में और नेक्स्ट सीजन में गेहूं उगा देते हैं उसी फील्ड में। This helped in the replenishment of the soil with nitrogen, ठीक है। Farmers are being encouraged to adopt this practice, क्योंकि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, लेग्यूमिनस क्रॉप जो होती है, जो दाल वगैरह, उसमें नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत होती है। तो नाइट्रोजन सॉइल को रिप्लेनाइज करने के लिए, मतलब उसको न्यूट्रिएंट्स रिच करने के लिए भी हेल्पफुल होती है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। मैंने अभी भी बताया था आपको कि नाइट्रोजन को यूज कैसे करते हैं हम प्लांट्स राइजोबियम बैक्टीरिया की हेल्प से, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर आपको आपकी बुक में फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस बताया गया है, ये आप अच्छे से पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको जरूरी है और इसे आप कॉपी में भी लिखें तो ज्यादा बेहतर है, और इसको अच्छे से याद करें इसको, ठीक है। फिर आपका एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर की एडवांटेजेस क्या हैं? द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसाइडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज बिकॉज जो ऑर्गेनिक मीन्स वो नेचुरली बना है, उसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं हुआ है। तो जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो फर्टिलाइजर से बेटर होता है, क्योंकि इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इसमें ये सॉइल में पानी को प्रेजेंट रहने की कैपेसिटी की वजह से, होल्ड करने की कैपेसिटी अच्छी होती है मैन्योर की, इसकी वजह से, मैन्योर की वजह से सॉइल में। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी, ठीक है। ये सॉइल में क्या करता है, पोरस ड्यू टू, ये उसमें थोड़ा सा क्या है, सॉइल को ऐसी बनाता है कि जैसे उसमें छेद हो छोटे छोटे, और उससे क्या होती है, गैसेस उसमें से पास होती रहती हैं, ठीक है। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स।
ठीक है। इसकी वजह से जो माइक्रोब्स जो फ्रेंडली होते हैं क्रॉप्स के, मतलब अच्छे होते हैं जो क्रॉप्स के लिए, उनको बढ़ाते हैं, जो क्रॉप्स को ग्रोथ करने के लिए हेल्प करते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और ये सॉइल का टेक्सचर भी अच्छा करता है। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका इरिगेशन। अब इरिगेशन क्या होता है, जैसे आपने क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, हमने कल्टीवेशन के लिए क्रॉप के पढ़े थे ना, हम पढ़ते आ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट है आपका इरिगेशन क्या होता है। तो जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं उन्हें पानी चाहिए होता है जीने के लिए। आपको भी पता है, हमें प्लांट्स को, सभी को पानी जरूर चाहिए, है ना। तो जब हमने अभी जैसे पढ़ा भी, अभी हमने वो पढ़ा था ना कि ग्लास लेंगे 3, उसमें ऐसे ऐसे बीज डाल देंगे और सॉइल डाल देंगे, फर्टिलाइजर्स डाल देंगे। तो हमने उसमें क्या पढ़ा कि उसे हम 10 दिन तक ऑब्जर्व करेंगे और 10 दिन हमें उसमें पानी देना है। तो ये बात भी साफ इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमें क्रॉप भी प्रोडक्शन करना होता है तो उसमें भी पानी की जरूरत होती है, ठीक है। तो इरिगेशन उसी तरीके का एक प्रोसेस है। तो इसमें यही बताया कि प्लांट जो है वो वाटर जो है वो ग्रोथ करने के लिए और डेवलप करने के लिए प्लांट्स को या क्रॉप को बहुत ज़रूरी होता है ना। तो प्लांट वाटर जो है वो प्लांट की रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है ना। और वाटर के साथ ही क्या करती है क्रॉप, क्या करती है, मिनरल और फर्टिलाइजर्स को एब्जॉर्ब करती है। तो प्लांट जो कंटेन करता है 90% वाटर कंटेन करता है, ठीक है। और वाटर जो है इसेंशियल होता है, क्योंकि जो सीड का जर्मिनेशन है वो बिना ड्राई कंडीशंस, जब तक ड्राई कंडीशन नहीं होगी तब तक सीड में जर्मिनेशन नहीं होगा। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो वाटर में ही डिसॉल्व होते हैं, जो एक प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वाटर के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। वाटर क्रॉप को फ्रस्ट और हॉट एयर से भी बचाता है। जब जो गर्म हवाएं चलती हैं, अगर पानी नहीं होगा अच्छी मात्रा में प्लांट में, तो प्लांट क्या होंगे, सूख जाएंगे एकदम से। तो और ये मेंटेन रखता है सॉइल में भी, सॉइल जो है, सॉइल की जो मॉइस्चरनेस है हेल्दी क्रॉप की ग्रोथ के लिए, ठीक है। पानी अगर सॉइल मॉइस्चर्ड नहीं होगी, मतलब गीली नहीं होगी, पानी नहीं होगा उसमें अच्छी मात्रा में, तो जो क्रॉप है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए हमें फील्ड को रेगुलर वाटर देना पड़ता है, पानी वाटर्ड रखना पड़ता है, पानी रखना पड़ता है। जो सप्लाई है पानी का क्रॉप्स को रेगुलर देना चाहिए। और इसकी जो इंटरवल्स होते हैं, मतलब कि भाई ऐसे नहीं कि हर टाइम नल का खुला हुआ ही है ना। तो हमने एक बार दिया फिर एक दिन छोड़ के, या जो भी फार्मर्स की अपनी इंटरवल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। तो जो इरिगेशन है वो कुल मिला के यही है कि वाटरिंग प्रोसेस इन प्रॉपर इंटरवल, है ना। वाटरिंग किसमें, क्रॉप में वाटरिंग करना प्रॉपर रेगुलर इंटरवल्स के दौरान, तो उसे हम इरिगेशन कहते हैं। और इसकी जो टाइम है, फ्रीक्वेंसी है इरिगेशन की, वो क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है, सॉइल टू सॉइल और सीजन टू सीजन भी। अब ऐसा नहीं है कि जो बारिश वाला सीजन है उसमें थोड़ी ना हम हमेशा क्या करेंगे, क्रॉप पे पानी देंगे, या ठंड वाले में। सबसे ज़्यादा गर्मी वाले में वेरी करता है। द समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। अभी मैंने बताया व्हाट इज इट, सो कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, गर्म हवाएं भी चलती हैं और उससे क्या होता है कि पानी जो है वो सूखता रहता है ना। सोर्सेज क्या हैं इरिगेशन के, द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर कुएं के थ्रू, ट्यूबवेल्स, तालाब, नदियाँ, डैम्स, कैनाल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इरिगेशन की प्रोसेस करते हैं। ये देखो आप, ये देखो, है ना, इसमें आपको बहुत सारे, इसमें भी देखो, ये भी बहुत अच्छा प्रोसेस है। इससे क्या होता है, चारों तरफ फैलता रहता है पानी, ठीक है। ये जो एनिमल है ये इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा यहाँ से यूँ, और जितना ये गोल घूमेगा उतना इसमें पानी जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये चारों तरफ फुआरे की तरह बहाएगा इसको, ठीक है। तो ये होता है ट्रेडिशनल मेथड। जो ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन का, पानी देने का, ठीक है, सॉइल में पानी देने के ट्रेडिशनल मेथड क्या क्या है, अब हम वो देखेंगे। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, कुओं में, नदियों में, कैनाल्स में, लेक्स में होता है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, पानी को कुएं से खींचते हैं, लिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ,
डिफरेंट मेथड होते हैं डिफरेंट रीजन्स में, अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके होते हैं। और फिर इसको पानी को किस में, फील्ड में दिया जाता है। कैटल, ह्यूमन बीइंग के थ्रू, जानवरों के थ्रू, मजदूरों के थ्रू क्या होता है, इस मेथड को प्रोसेस किया जाता है। सो दीज मेथड आर चीपर एंड लेस एफिशिएंट। लेकिन ये जो मेथड्स होते हैं ये चीप होते हैं, मतलब एक तो बहुत, मतलब एक तो टाइम वेस्टेड होते हैं, काम ज़्यादा लगता है, पैसे भी लगते ही हैं, क्योंकि जब हम जितने ज़्यादा मजदूर रखेंगे उतना ज़्यादा पैसा लगेगा हमारा। तो अब जो कुछ ट्रेडिशनल है मेथड्स, चेन पंप है और मोट पुले सिस्टम है, ठीक है। और ये है आपकी ढिकली एंड राहत लीवर सिस्टम, ठीक है। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दीज पाइप्स। कुछ पाइप्स होते हैं जिनकी हेल्प से, वो आपने देखा ही होगा, समरसिबल वगैरह आपने सुना होगा, तो उसके थ्रू हम ये सब करते हैं, ठीक है। अब मॉडर्न मेथड क्या है इरिगेशन के? मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प्स अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। मॉडर्न मेथड क्या है जो इरिगेशन करता है? मेन मेथड जो यूज होता है वो है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम है, इसमें क्या होता है, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉन अवेलेबल। कुछ लैंड्स ऐसी होती हैं जहाँ पर सफिशिएंट पानी अवेलेबल नहीं होता, तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छी तरीके से पानी सॉइल में अच्छे से मिला देता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप। क्या होता है, पाइप्स होते हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक पाइप्स होते हैं और नोजल्स होती हैं टॉप पर सभी पाइप्स की, आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। और इन्हें क्या होता है, ये एक रेगुलर पाइपलाइन से एक इंटरवल पे जुड़े होते हैं। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पंप, ठीक है। क्या होता है कि पाइप जब पानी अलाउ करता है फ्लो होने के लिए, जब पानी खोलते हैं तो मेन पाइप से ये प्रेशर के थ्रू उन पंप्स में जाता है। इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। और ये क्या होता है, फिर जो रोटेट करती है, मतलब घूमती रहती है नोजल ना, मतलब जैसे एक तरीके नोजल होती है, मतलब एक ट्यूब टाइप होती है, वो चारों तरफ घूमती रहती है। इट गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग। ऐसे स्प्रिंकल करती है, ऐसे होता है जैसे कि स्प्रिंकल हो रहा हो, मतलब क्रॉप पर बारिश हो रही हो। स्प्रिंकलर्स इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। कॉफी की जो प्लांटेशंस होती है और काफ़ी हमारे लॉन्स वगैरह में ये बहुत यूजफुल होता है। तो पहला है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम, इसमें पाइप्स होते हैं और नोजल सिस्टम होती है एक, और उस नोजल्स में जब मेन लाइन से प्रेशर से पाइप में जाता है पानी और नोजल्स से चारों तरफ ऐसे फैलता है पानी और वो रोटेट करती रहती है नोजल जैसे बारिश हो रही हो। सेकेंड है आपका ड्रीप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है, पानी फैलता रहता है ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली रूट्स के पास। सो इट इज कॉल्ड ड्रीप सिस्टम। इसीलिए इसको ड्रीप सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसमें पानी जो है वो ड्रॉप बूंद बूंद क्या होता है डायरेक्ट रूट के पास जाता है। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, प्लांट, गार्डन एंड ट्रीज। वाटर इसमें वेस्ट नहीं होता है। इट इज अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। ये वहाँ पे बहुत अच्छा है वहाँ के लिए जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, क्योंकि पानी पहले से ही कम है और इसमें पानी वेस्ट भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। प्रोटेक्शन क्या है वीड्स के थ्रू? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, भूजो एंड पहली वैन टू अ नियर बाय वीड फील्ड। वीट फील्ड में गए हैं वो, गेहूं की खेती जहाँ पर हो रही है, और उन्होंने वहाँ देखा कि कुछ और प्लांट्स भी हैं फील्ड में लगे हुए जो उसी के साथ गेहूं के प्लांट्स के साथ ही उग रहे हैं। हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांट प्रपोजली? क्या और प्लांट्स को भी हम ग्रोथ करा सकते हैं ऐसे? ओके, प्रोटेक्शन। अब इन्होंने कहा क्या, भूजू सोच रहा है कि क्या और चीज़ों को भी हम उगा सकते हैं साथ में ऐसे। तो इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। भाई फील्ड में क्या होता है कि नेचुरली ही प्रोसेस होती है ये, इसमें
कोई हम क्रॉप के साथ जो उग जाते हैं प्लांट्स छोटे छोटे, वो नेचुरल होता है, ऐसा नहीं होता कि जानबूझ के किसान ने ऐसा कुछ किया है। तो ये जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं उन्हें हम वीड्स बोलते हैं, ठीक है। इन वीड्स, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड द वीडिंग। इनको हटाना, इनको रिमूव करना क्रॉप के साथ, वीड की क्रॉप से, तो उसे हम वीडिंग कहते हैं, और वीडिंग जरूरी होती है। वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि अगर वीड प्लांट्स जो हैं हमारे, जो वीड्स है, अगर वो भी साथ साथ उगती रहेगी तो जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनके न्यूट्रिएंट्स, स्पेस को, लाइट को, वाटर को वो भी गेन करेंगे। तो उससे क्या होगा, वो बट जाएगा उनका वो सामान, है ना, खाने की चीजें, उनकी सारी जो न्यूट्रिएंट्स है, तो इसलिए वो अफेक्ट डालेगी ग्रोथ पे क्रॉप की। तो इसलिए वीडिंग करना बहुत जरूरी है। इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग, और हो भी सकता है कि वो पॉइजनस हो। तो ये, और वो फिर जब हम वो मतलब उस चीज को अपनी, मतलब जब वो हमारी खेती तैयार हो जाती है और हम हार्वेस्टिंग करते हैं, है ना, क्योंकि काटते हैं मतलब क्रॉप को, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो फिर हमारे लिए हानिकारक भी रहेगी, ह्यूमन बीइंग के लिए भी, एनिमल के लिए भी। तो फार्मर्स क्या करते हैं, वीडिंग करना ज़्यादा बेहतर मानते हैं। तो फार्मर्स एडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। तो फार्मर्स बहुत सारे तरीके यूज करते हैं वीड्स को हटाने के लिए और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स, ठीक है। टिलिंग को यूज किया जाता है, तभी तो टिलिंग यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी कई चीजें रह जाती है। जैसे भाई कोई भी फील्ड है, उसमें हम लोग ह्यूमन बीइंग की अधिकतर नेचर होती है, कुछ खा रहे हैं तो फेंक दिया, है ना। तो कोई बीज, हमने कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जिसमें बीज था, तो हमने कोई फ्रूट खाया और बीज बाहर फेंक दिया, है ना, या छिलका बाहर फेंक दिया, तो उन्हीं की वजह से वो क्रॉप्स उग जाती हैं, ऐसी मतलब साथ वाली वीड्स उग जाती हैं। तो हम इसीलिए हम सोइंग से पहले क्या करते हैं, टिलिंग वाली प्रोसेस करते हैं वीड्स को किल करने के लिए, विच में दैम ड्राई अप एंड गेट मिक्स्ड विद द सॉइल। तो उस टाइम पर जब हम टिलिंग करते हैं तो ये क्या होती है, ये ड्राई हो जाती हैं और मिक्स हो जाती हैं सॉइल के साथ। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, है ना। तो वीड्स को किल करने का सबसे सही टाइम ये है जब तक उसमें फ्लावर या फिर बीज ना आया हो। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो वीड्स जो हैं उनको हमें टाइम टू टाइम, बहुत अच्छा है कि हम ग्राउंड से उसको टाइम टू टाइम, मतलब बिल्कुल रूट के पास से उसको कट कर दें, है ना। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। ये खुरपी की हेल्प से मैनुअली होता है। A seed drill is also used to uproot weeds. Seed drill भी यूज किया जाता है रूट्स को अपरूट करने के लिए, उसको वीड को, है ना। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. जैसे हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर वगैरह यूज करते हैं, इसी तरीके से वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हम केमिकल्स भी यूज करते हैं जिन्हें हम वीडिसाइड्स कहते हैं। इससे क्या होगा, जो उसकी ग्रोथ है वो रुक जाएगी, है ना, तो आगे ग्रोथ नहीं होगी। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। इसको स्प्रे किया जाता है फील्ड में वीड्स को खत्म करने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। और ये जो वेडिसाइड्स होता है, इसकी ये फायदा रहता है कि ये क्रॉप को डैमेज नहीं करता। द वेडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद अ स्प्रेयर, ठीक है। वाइडिसाइड्स क्या होता है, पानी के साथ घोला जाता है, इसको रिक्वायर्ड जितना रिक्वायरमेंट होती है, और इसको स्प्रे किया जाता है स्प्रेयर के थ्रू। ये देखिए, ये प्रोसेस होती है इसकी, स्प्रेयर है ये, ठीक है। ह्यूमन ने इसे अपनी कमर पे लगाया और इसको स्प्रे कर दिया पूरी फील्ड में, ठीक है। एज ऑलरेडी मेंशन्ड, द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ of weeds before flowering and seeds formation. Spraying of weedicides may affect the health of farmers, so they should use these chemicals very carefully. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals. जो हमने पहले ही बताया कि जो weeds हैं वेडिसाइड्स कब यूज करते हैं हम, जब तक वीड्स में फ्लावर या सीड नहीं आया होता, उससे पहले यूज करते हैं। लेकिन ये क्रॉप के लिए हानिकारक नहीं होती, लेकिन ये फार्मर्स के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि ये पॉइजन ही तो है, केमिकल है, तो इसलिए उन्हें बहुत केयरफुली इसको स्प्रे करना पड़ता है। स्प्रे करने से पहले उन्हें अपना नोज वगैरह, माउथ क्लोथ की हेल्प से कवर करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है कि जो हमारी क्रॉप तैयार हो गई है तो उसकी कटिंग करना, उस चीज को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। ये भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है ना। तो हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क
द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो गई है, कटने योग्य, तो उसको काटा जाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। मतलब किसी भी क्रॉप को मैच्योर होने के लिए 3-4 महीने, 5 या 6 महीने ऐसे तो लगते ही हैं। तो जो हमारी क्रॉप है सीरियल्स की, मतलब अनाज वाली, गेहूं, मेज, पैडी, है ना, तो इन सबको 3-4 महीने लगते हैं मैच्योर होने के लिए। तो इसको हम कहाँ से काटते हैं? बिल्कुल ग्राउंड के पास से काटते हैं, है ना। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल, सिकल के हेल्प से, है ना। सिकल ये है जो आपको फोटो में भी दिखाई गई है। सिकल की हेल्प से हमारे देश में मैन्युअली ही काटा जाता है, और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। और अब तो हार्वेस्टर नाम की एक मशीन भी आ गई है जिसकी हेल्प से। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड्स टू बी सेपरेटेड, है ना, फ्रॉम द शाफ्ट। मतलब जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती है जिसे काट दिया गया है, फिर उसको उसमें से सीड्स, ग्रेन को, मतलब बीजों को अलग करने, बीज अलग करने के लिए किसकी यूज होती है? शाफ्ट की जरूरत होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। जब हम क्या करते हैं, जो हार्वेस्टेड कटी हुई जो फसल है हमारी, उसमें से हम बीजों को निकालते हैं, ग्रेन्स को निकालते हैं, गेहूं के बीज वगैरह, है ना, मक्का के बीज वगैरह या चावल के, तो उसको हम शाफ्ट की हेल्प से, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। कौन सी मशीन के थ्रू करते हैं हम? कॉम्बाइन के थ्रू, विच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। ये हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों ही होती है ये मशीन, ठीक है। कटिंग भी करती है और हार्वेस्टिंग भी करती है, और ये थ्रेशिंग भी करती है, ठीक है। तो फार्मर्स विल स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शेफ बाय विनोइंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6। क्लास 6 में भी आपने विनोइंग वगैरह का प्रोसेस पढ़ा है, ठीक है। तो ये करते हैं हम। स्टोरेज, देन आता है स्टोरेज। देखो हार्वेस्टिंग ना, हार्वेस्ट एक फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल में क्या होता है? आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। मतलब कटिंग का मतलब क्रॉप आपकी उग गई है, मैच्योर हो गई है, तो 3 या 4 महीने की पूरी मेहनत के बाद तब ये दिन आता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप laden विद ग्रेन्स, मतलब ऐसी बिल्कुल बढ़िया क्रॉप खड़ी हुई होती है, और वो किससे भरी हुई होती? ग्रेन से, बीजों से। फिल द हार्ट ऑफ फार्मर्स विद जॉय एंड अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। तो जब वो ऐसा देखते हैं तो जो किसान है उनका जो मन है वो पूरा खुशी से झूम उठता है, ठीक है। तो द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बोर्न फ्रूट। जो पहले सीजन में उन्होंने एफर्ट्स लगाए, मेहनत करी है, अब उनका फल आ गया है। इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय अ लिटिल। अब ये जो समय है ये क्या है? रिलैक्स करने का, आराम करने का है, और एंजॉय करने का है, ठीक होता है उनका जब हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विद ग्रेट एंथुसिज्म। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या एंड बिहू, ठीक है। ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो मनाए जाते हैं अच्छी हार्वेस्ट होने पर, ग्रेन होने पर, क्रॉप होने पर, ठीक है। नाउ स्टोरेज। स्टोरेज ज़रूरी है। अब हमने कोई चीज़ उगाई वगैरह सब कुछ करी, हम बाजार से भी कोई सामान लाते हैं तो उसको संभाल कर रखते हैं ना, तो ये स्टोरेज भी बहुत ज़रूरी होता है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats, microorganisms. Harvested grains have more moisture. मतलब क्या कह रहे हैं ये कि स्टोरेज करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो ग्रेन्स हैं, हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं, उन्हें हमें एनिमल्स मतलब चूहा, बिल्ली वगैरह से भी बचा के रखना है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और क्योंकि मॉइस्चर से भी बचा के रखना है, नहीं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाएंगे। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर हम जो फ्रेश ग्रेन्स हैं बिना उन्हें सुखाए, धूप में सुखाए बिना ही उनको रख देते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, मतलब उसमें क्योंकि मॉइस्चर होता है, और वो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक करता है और उनको फिर बेकार कर देता है, और जर्मिनेट मतलब उसमें मतलब बेकार कर देता है, उसको ख़राब कर देता है, ठीक है। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम।
उससे पहले हमें स्टोर करने से पहले सारी फसल को हमें धूप में सुखाना होता है, जिससे उसमें से सारी ड्राइनेस चली जाए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय द इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, फंजाई बैक्टीरिया से इसको बचाता है धूप में अगर इसे हम ड्राई करते हैं तो। ठीक है, फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स or metallic beans. However, large scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. है ना, हम बोरे वगैरह में, देखो ये फिगर में भी दिखाया है, इन सब में रखते हैं जिससे कि क्या हो कि इंसेक्ट्स, रैट वगैरह इसको खराब ना करें। ड्राइड नीम्स लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। नीम की पत्तियां अगर हम घर में भी यूज करते हैं, किसके लिए? फूड ग्रेन्स, जो गेहूं वगैरह होते हैं जो हम घर में रखते हैं स्टोर करके, उनमें। तो उससे क्या होता है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स दे गो डाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स दिया जाता है उनको, और रिक्वायर्ड किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, फूड फ्रॉम एनिमल्स, जो फूड हमें एनिमल्स से मिलता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, ये जैसे मिल्क है, हमने 6th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम पेड़ों पौधों से के अलावा कुछ लोग जो हम लोग क्या है, मिल्क, पनीर, दूध, दही, घी के लिए हम एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट होते हैं, है ना। तो कुछ हमारा जो फूड है वो हमें एनिमल्स से भी मिलता है। यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स आर सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम्स फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। बहुत से लोग जो भाई मतलब एनिमल्स को भी खाते हैं, मतलब जैसे फिश वगैरह को, तो उनकी डाइट के लिए वो भी जरूरी है। इन दिस प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी, आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है ये सब कुछ। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग्स, एक्सेट्रा। सिमिलरली एनिमल्स reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. मतलब जैसे हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत सारे हमारे स्टेप आते हैं, तो उसी तरीके से एनिमल्स से हमें जो खाना मिलता है, जैसे दूध वगैरह मिलता है, तो उसके लिए भी बहुत सारी लार्ज स्केल पर हमें काम करना पड़ता है। तो जो ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमें एनिमल्स को पालना होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो यहाँ आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वॉइस मैसेजेस में पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, कल हम फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आपको कराएंगे। ठीक है, और इसके कीवर्ड्स में जो है वो आपको बहुत अच्छे से और ज़रूरी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, थैंक यू।